रॉयल रंबल से पहले रोमन रेंस, सेथ रॉलिन्स, सीएम पंक, ड्रू मैकिंटायर सब लगे हुए हैं उस मैच को जीतने में। और आज कमाल का गो होम शो डब्ल्यूडब्ल्यू ने दिया है। वीडियो को एंड तक देखते रहें, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइस, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। एंड आई नो कि रॉ का रिव्यू बहुत लेट आ रहा है आज, लेकिन हेल्थ जो है अभी भी काफी ऊपर नीचे चल रही है, तो मैं आज सुबह नहीं उठ पाया, लाइव नहीं देख पाया रॉ को। लेकिन रिव्यू ना करता आज शो का, ऐसा मेरे से रुका नहीं जा रहा था। और रॉयल रंबल की एंट्री प्रिडिक्शंस और एक्चुअल में रॉयल रंबल की पीएलई प्रिडिक्शंस के ऊपर दो बड़े असली अखाड़ा के पॉडकास्ट इस वीक में भी आने वाले हैं, तो उसके लिए आप स्टे ट्यून्ड रहो। रॉयल रंबल का वीक है, कंटेंट जरूर आएगा, पीछे नहीं हटेंगे, जितनी बात हो सकती है वो करेंगे जरूर। और इस मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स के एपिसोड को, जो अभी तक का वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड था नेटफ्लिक्स पे जो हमें देखने को मिला है, उसको स्टार्ट करते हैं सेथ फ्रीकिंग रॉलिन्स। वो आके बात करते हैं कि किस तरीके से उनका फेवरेट टाइम ऑफ द ईयर स्टार्ट होने वाला है। बिकॉज रॉयल रंबल जब वो जीत जाएंगे तो रेसलमेनिया सीजन है जहां वो अपनी टिकट बुक कर सकते हैं फॉर द मेन इवेंट। वो कहते हैं भले ही मेरा इस साल सही से शुरू नहीं हुआ था, मैं सीएम पंक से हार गया था, एक ब्लैक आई मुझे सफर करनी पड़ी थी, लेकिन उसके बाद जब मैंने लास्ट वीक ड्रू मैकिंटायर को हराया तो मेरा कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है। और जो मेरा बेस्ट वर्जन होता है वो तब देखने को मिलता है जब मैं बेस्ट फोकस्ड होता हूं। तो सेथ रॉलिन्स काफी कॉन्फिडेंट लग रहे थे और वो बोलते हैं कि जितने भी लोग हैं इस रॉयल रंबल के अंदर, जे ऊसो की तरह, सीएम पंक की तरह, ड्रू मैकिंटायर की तरह, उनको उस टॉप रोप के ऊपर से फेंकने में उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और स्पेशली रोमन रेंस को टॉप रोप के ऊपर से फेंकने से तो उनको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इसके बाद वो कहते हैं कि मैं चाहता हूं सीएम पंक को इंसान हो जो लास्ट बचे भाई रॉयल रंबल के अंदर, ताकि उसको मैं बाहर फेंक सकूं और उसकी ड्रीम्स को दोबारा क्रश कर सकूं टू मेन इवेंट रेसलमेनिया। तो गुंथर आते हैं बाहर, अब वो कन्फ्रंट करते हैं सेथ रॉलिन्स को और गुंथर यहाँ पे आके बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे थे। लोग यहाँ पे ईट की चैंट करते हैं, लेकिन वो कहते हैं मैंने उस क्लाउन जे ऊसो को बीट कर दिया, आई बीट हिज एस एट सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट और मैं अभी भी चैंपियन हूँ। यहाँ पे वो बोलते हैं सेथ रॉलिन्स को कि भाई तू जीत रॉयल रंबल, मुझे चैलेंज कर और मैं वर्ल्ड चैंपियन इतना कमाल का हूं, तू मेरे लेवल पे नहीं है, ऐसा कुछ वो बोलते हैं। लेकिन सेथ रॉलिन्स कहते हैं कि गुंथर भाई अगर मैं ना होता तो ये चैंपियनशिप आज जो तू लेके घूम रहा है ये कभी एग्जिस्ट भी नहीं करती, मैंने उस चैंपियनशिप को बनाया है। लेकिन गुंथर कहते हैं कि सेथ रॉलिन्स तूने जो किया है वो किया है, एक टाइम पे तू बेस्ट होगा, लेकिन अब तू बेस्ट नहीं है बिकॉज बेस्ट अब मैं हूं। इसके बाद आ जाते हैं बाहर लोगन पॉल। तो गुंथर का तो यही कहना था सेथ रॉलिन्स को कि तू जीत रॉयल रंबल, चैलेंज कर आके मुझे, फिर मैं तेरे को बताऊंगा रेसलमेनिया में कि मैं क्या हूं तू क्या है। लोगन पॉल को जो रिएक्शन मिला आज इस क्राउड की तरफ से अटलांटा जॉर्जिया में, अनएफिंग बिलीवेबल। भाई क्या हीट जनरेट करी इस बंदे ने, कमाल कर दिया एकदम। लोगन पॉल को बू हो रही थी, बहुत सारी वी डोंट केयर की चैंट्स हो रही हैं, अलग अलग चीजें हो रही हैं, बुलशिट की चैंट्स हो रही हैं, व्हाट चैंट्स दी जा रही हैं। लेकिन लोगन पॉल यहाँ पे काफी क्लियर मैसेज डिलीवर करने आए थे। वो कहते हैं कि देखो भाई गुंथर और सेथ, तुम अपनी पीक पे आ चुके हो, तुमने जो करना था कर लिया है, अब डब्ल्यूडब्ल्यू को एक नए फेस की जरूरत है। और जबकि तुम अपनी अटेंशन इस तरीके से ग्रैब करते हो, मेरा अटेंशन जो है वो ग्रैब करने का तरीका अलग है। मैं हार्ड वर्क नहीं करता, मैं स्मार्ट वर्क करता हूं और मैं रॉयल रंबल भी जीत के दिखाऊंगा तुमको। और मुझे यहाँ पे फर्स्ट में आके बाकी 29 लोगों से कोई मतलब नहीं है, मैं 30 पे आऊंगा, रॉयल रंबल जीतूंगा आराम से, मैं तो स्मार्ट वर्क करता हूं। और लोगन पॉल को डेफिनेटली काफी बूज हो रही थी, गुंथर हंस रहे हैं, सेथ रॉलिन्स यहाँ पे हंस रहे हैं। तो गुंथर को इतना फनी लग रहा था ये सब कि वो कहते हैं सेथ अब मैंने अपना जो है मूड चेंज कर लिया है, तू नहीं, मेरे हिसाब से लोगन पॉल को रॉयल रंबल जीतनी चाहिए, ताकि मैं उसकी ये जो स्माइल इतनी आ रही है चेहरे पे, इसको चॉप मार के फटाफट इसके चेहरे से हटा सकूं जब ये मेरे को फेस करेगा रेसलमेनिया में। सेथ रॉलिन्स कहते हैं इसमें कोई गलती नहीं है गुंथर, अनलेस तेरी चैंपियनशिप मैं तेरे से पहले ही किसी तरीके से ले जाऊं। तो सेथ रॉलिन्स, गुंथर, लोगन पॉल, ये ट्रायंगल सा देखने को मिला। काफी अच्छी हीटेड सेगमेंट थी, बहुत लंबी जरूर चली है प्रोमो, लेकिन उतना ही ज्यादा मजा आया इसको देखने में। इसके बाद सीएम पंक और सैमी ज़ेन थे बैक स्टेज और ये बहुत ही ज्यादा वियर्ड सेगमेंट थी। बिकॉज सैमी ज़ेन के लिए अगर मैं बात करूं आज की इस मंडे नाइट रॉ में, तो गाना यही होगा, ना फिकर, ना शर्म, ना लिहाज। एक बार फिर से सैमी ज़ेन आज वही चीज लेके आए हैं। बिकॉज सीएम पंक को जाके बोलते हैं कि मैंने सुना पंक, तूने मेरे बारे में क्या बोला था लास्ट वीक कि मैं तेरे लेवल पे नहीं हूं। इनफैक्ट तू सही बोल रहा है और मुझे उस बात का कुछ बुरा भी नहीं लग रहा, बिकॉज हम एक सेम लेवल पे नहीं है। हम में से किसी एक ने रेसलमेनिया को मेन इवेंट करा है
और दूसरे ने बिल्कुल भी नहीं करा है। तो वो कहते हैं आई विल सी यू इन द रॉयल रंबल, और सीएम पंक कहते हैं यस यू विल। और उसके बाद जब सैमी ज़ेन यहाँ से जा रहे थे उनको कैरियन क्रॉस कन्फ्रंट करते हैं, और कैरियन क्रॉस सिर्फ ये बोलना चाह रहे थे सैमी को कि केविन ओवेंस जो तेरे को बातें बोल रहा है वो बिल्कुल सही है, तेरे को अपने बारे में सोचना चाहिए, तू सेल्फिश होना चाहिए, और केविन ओवेंस के साथ अगर तू मिल जाएगा तेरे को मे बी एक चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी मिल सकती है रेसलमेनिया में। तो सैमी ज़ेन बोल देते हैं कैरियन को भाई इनफ, तूने बहुत बातें मेरे को यहाँ पे समझा ली, अब वो वहां से चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद कोडी रोड्स आते हैं यहाँ पे, और सैमी ज़ेन को बिल्कुल शॉक लग जाता है कि ये कोडी कहां से आ गया, और वो वहां से चले जाते हैं। तो सैमी ज़ेन के कैरेक्टर में थोड़े चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, क्या एक हील टर्न आ सकता है सैमी ज़ेन का, उसके बारे में मैं अभी बात करता हूं। इसके बाद वर्ल्ड टैग टीम टाइटल्स का मैच देखने को मिला है, जहां पे जेडी मैकडोना के साथ टीम अप कर रहे थे डोमिनिक मिस्टीरियो फिन बैलर की जगह पे, और वो कर रहे थे चैलेंज यहाँ पे वॉर रेडर्स को फॉर द टैग टीम टाइटल्स। एक बहुत ही कमाल का मैच यहाँ पे हमें देखने को मिला, स्पेशली जेडी मैकडोना ने जिस तरीके से वो फॉल ली, उनका सर जाके सीधा अनाउंसर्स टेबल में लगा। और अपडेट मैं आपको दे सकता हूं अब, बिकॉज थोड़ा लेट हम बना रहे हैं, कि जेडी मैकडोना अबाउट 2-3 महीने के लिए बाहर हो जाएंगे। उन्होंने खुद ट्वीट करी है कि किस तरीके से उनको पंक्चर लंग्स की प्रॉब्लम हुई है, एक दो और चीजें जो कि आप अभी पढ़ सकते हैं उनकी ट्वीट के अंदर। तो ऑल द बेस्ट, स्पीडी रिकवरी हम विश करना चाहेंगे यहाँ पे जेडी मैकडोना को, बिकॉज ऐसे रेसलिंग करके जो उन्होंने आज मैच दिया है भाई, रिस्पेक्ट ऑब्वियसली उनके लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वॉर रेडर्स को काफी मुश्किल उन्होंने जो है यहाँ पे दी, मैच जीतने की कोशिश करी, और कार्लिटो भी बाहर आके आइवार के मुंह में एप्पल थूक देते हैं, लेकिन तब भी वो चीज उनके अगेंस्ट ही काम करी, बिकॉज एट द एंड वॉर मशीन फिनिशर लगता है, और वॉर रेडर्स ने अपने टाइटल्स को जो है वो रिटेन कर लिया है। बहुत अच्छा ये टैग टीम मैच आज हमें देखने को मिला। इसके बाद न्यू डे बैकस्टेज थी, और इससे पहले लुडविग काइजर पीट डन से बात कर रहे थे कुछ तो, लेकिन वो बात ज्यादा उनके आगे बढ़ी नहीं। यहाँ पे न्यू डे आती है तो उनको इग्नोर करके चले जाते हैं काइजर और पीट डन, और जबकि कोफी और जेवियर को लग रहा था ये तो हमारे दोस्त बन जाएंगे। और उसके बाद कैथी केली यहाँ पे इंटरव्यू करती हैं, और जेवियर वुड बोलते हैं आज अटलांटा का फेवरेट सन जो है अपनी फैमिली के आगे रे मिस्टीरियो को बुरे तरीके से एम्बैरेस करेगा। तो वो कहती हैं तुम ब्रॉन ब्रेकर की बात कर रही हो? वो कहते हैं अटलांटा फेवरेट सन भाई, अच्छा तुम ऑस्टिन थ्योरी की बात कर रहे हो? नहीं भाई, अटलांटा का फेवरेट सन कोडी रोड्स। तो यहाँ पे कैथी केली को पूरी लिस्ट दिमाग में छनी है, लेकिन जेवियर वुड्स का नाम नहीं लिया गया, और जेवियर वुड्स को एम्बैरेस कराया जाता है। उनका मैच होता है, रिजर्व करी थी, बहुत पैसे खर्चे थे अपनी फैमिली को रिंग साइड बुलाने के लिए, बेचारे टाइम से आ भी नहीं पाए। रे मिस्टीरियो के साथ उनका मैच होता है, और रिंग साइड पे जेवियर वुड्स जाते हैं, बट उनकी फैमिली ने उनको जरा सा भाव नहीं दिया। भाव देना तो दूर की बात, उनकी फैमिली ने टी शर्ट पहनी हुई थी जिस पर लिखा था न्यू डे सक्स। तो क्लियर कर दिया है। कोफी की मम्मी आई पहले तो घाना से, अब यहाँ पे जेवियर वुड्स के मम्मी पापा भी आए। भाई इतनी दूर से आते हैं, महंगी महंगी टिकटें लेके आते हैं, और अपने बच्चों के कर्म देखते हैं। इनके चेहरे पे जो हमें दुखी आज देखने को मिली है सिचुएशन, वो मुझे अच्छी नहीं लगी। लेकिन यहाँ पे रे मिस्टीरियो हरा देते हैं 619 स्प्लैश जेवियर वुड्स को, और उसके बाद जेवियर के फैमिली के साथ न्यू डे सक्स की टी शर्ट पहन के वो भी सेलिब्रेट करते हैं। तो इससे ज्यादा एम्बैरेसमेंट कुछ हो नहीं सकती जेवियर वुड्स के लिए, और आज का दिन उनका बिल्कुल भी यहाँ पे कोई अच्छा गया नहीं। इसके बाद जे उसो आते हैं, और वो यहाँ पे क्लियरली एक प्रोमो कट करने आए थे। बहुत कमाल की उनकी एंट्रेंस हुई यहाँ पे, माइकल कोल ने सबने ये ट्वीट करा, और सिंपली जे उसो बोल रहे थे कि गुंथर को मुझे हराना चाहिए था, लेकिन मैंने उसको एक अच्छा चैलेंज दिया, वो नहीं हो पाया, लेकिन अब मेरा फोकस रॉयल रंबल में, मैं उसको जीतने की कोशिश करूंगा। उतना अच्छा नहीं लगा है जे उसो के ऊपर प्रोमो, बिकॉज ये एक ऐसे प्रॉमिस करते जा रहे हैं जो शायद दोबारा सच नहीं हो पाएगा, और जे उसो हम जानते हैं कि रॉयल रंबल जीतने वाले हैं नहीं, तो उनको ये थोड़ा सा डैमेज कर रहा है कहीं ना कहीं कैरेक्टर में, जबकि कोई बहुत मेजर डैमेज नहीं है। लेकिन बार बार कोई बंदा कुछ बोलता है और नहीं कर पाता तो उसको लोग एक पॉइंट के बाद सीरियसली नहीं लेते हैं, और डेफिनेटली मुझे लगता है कि जे उसो के साथ अभी कुछ वैसा ही चल रहा है। इसके बाद बैकस्टेज चैड गेबल थे, और ये भी फनी था कि आईवी नाइल के साथ वो चले जाते हैं, लायरा वेल्कीरिया को कन्फ्रंट करते हैं और कहते हैं कि तू अपनी चैंपियनशिप जो है डिफेंड कर आईवी नाइल के अगेंस्ट, ताकि आईवी नाइल इस चैंपियनशिप को मेरे लिए जीत सके। तो यहाँ पे लायरा कहती हैं ये क्या कह रहा तू भाई, और सिंपली अभी तुम जितनी पास मेरे खड़े हो इतनी पास तुम दोनों आ पाओगे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। और लायरा यहाँ पे डिक्लेयर भी कर देती हैं रॉयल रंबल मैच के लिए। उसके बाद ओटिस के पास जाते हैं, वो साइड में ही खड़े होकर टिकटॉक के लिए कोई वीडियो बना रहे थे। ओटिस को कोई जाके बताओ कि टिकटॉक अब यूएस में बैन हो चुका है, लेकिन यहाँ पे ओटिस को वो जो है थोड़ी बातें बोल के चले जाते हैं कि तुम एक एम्बैरेसमेंट हो, तुम कभी सही नहीं हो सकते हो। इसके बाद लिम मॉर्गन एंड रकेल रॉड्रिगेज का मैच हुआ बियांका बेलेर और नाओमी के अगेंस्ट, और यहाँ पे एक
रिपोर्ट आई थी कि अब किस तरीके से लिव और रकेल को एज अ टैग टीम ज्यादा बुक करा जाएगा, मे बी वो टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए चैलेंज भी करेंगे आने वाले कुछ टाइम में, वो मे बी रीजन बना इस मैच का आज भी। और यहाँ पे हमें देखने को मिला कि रकेल जो है वो मदद कर देती है, बिकॉज बियांका जो है वो इन्वॉल्व हो गई थी डोमिनिक के चक्कर में। डोमिनिक आके जो है यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, रकेल अपना बॉम्ब लगाती है एप्रन पे साइड में नयोमी के ऊपर, और उसके बाद लिव मॉर्गन उनको पिन कर देती हैं। तो जबकि ये मैच जीतना नहीं चाहिए था हील टीम को, लेकिन डोमिनिक फिर से ऐसा लगता है सही आइज में, सही लाइट में आ गए हैं, लिव मॉर्गन के लिए काफी मदद कर रहे हैं और अपनी गर्लफ्रेंड को दोबारा से पटाने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसके बाद पेंटा का ये प्रोमो देखने को मिला जहां उन्होंने ऑफिशियली बता दिया कि नेटफ्लिक्स एरा में अब पेंटा की भी एरा है और बिग थिंग्स आगे आने वाली हैं, ये सिर्फ शुरुआत है। और वो 29 लोग नहीं बल्कि WWE के सारे बेस्ट रेसलर से लड़ना चाहते हैं और वो रॉयल रंबल में करने का उनके पास बहुत अच्छा मौका होगा और वो डिक्लेयर कर चुके हैं ऑफिशियली फॉर द रॉयल रंबल मैच। तो ऑब्वियसली ये बहुत बढ़िया होगा। और बाद में एक बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलती है जहां ब्रॉन ब्रेकर भी डिक्लेयर कर देते हैं रॉयल रंबल के लिए और पेंटा वहां पे आ जाते हैं और कुछ नहीं बोलते और सिर्फ ज़ेरो मिएदो का वो साइन करते हैं और पूरा क्राउड जो है उनके साथ सिंक में वो चैंट बोलता है। अनबिलीवेबल रिस्पांस मिल रहा है पेंटा को और मैं बोलूंगा कि आप एंट्री प्रेडिक्शंस वाले पॉडकास्ट के लिए डेफिनेटली स्टे ट्यून्ड रहें, बिकॉज आप सरप्राइज हो सकते हैं पेंटा के नंबर को जो हमने उनके लिए वहां पे चुना है। इसके बाद रिंग में आते हैं द वाइज मैन पॉल हेमन। काफी सारी बातें हुई यहाँ पे, क्या ब्रॉक लेसनर का हिंट दोबारा से ड्रॉप किया जा रहा है, क्या ब्रॉक लेसनर रॉयल रंबल में आने वाले हैं? तो सबसे पहले तो पॉल हेमन आते हैं और कहते हैं आई एम द वन बिहाइंड द वन। तो लोगों को लगा क्या यहाँ ये ब्रॉक लेसनर की बात करी जा रही है। उसके बाद वो रिवील करते हैं कि कैसे 2K25 के कवर पे रोमन रेंज है। ये कवर ऊपर से आता है, एक्चुअली में जो ब्लड लाइन एडिशन वाला कवर है वो मुझे वे बेटर लगा अगर उसको कंपेयर करा जाए मेन कवर से। लेकिन उसके बाद वो बोलते हैं कि किस तरीके से पॉल हेमन इज ऑल्सो बिहाइंड द 1 in 29 versus 1, यानी कि रोमन रेंज के पीछे वो हैं। वो कहते हैं रोमन रेंज सबसे बड़ी अट्रैक्शन है, ये जो लॉकर रूम है हमेशा रोमन रेंज के वॉनबी है, ये रोमन रेंज की तरह बनना चाहते हैं पर बन नहीं सकते। अगर इलॉन मस्क मार्स पे कॉलोनाइजेशन कर देता है, वहां पे लोग रहने लग जाएंगे, तो रोमन रेंज वहां का भी सबसे बिगेस्ट स्टार बन जाएगा, इसमें उनको कोई शक नहीं है। वो कहते हैं कि यहाँ पे रोमन रेंज रॉयल रंबल जीतने वाला है। लेकिन इससे पहले पॉल हेमन एग्जिट कर पाते, ड्रू मैकिंटायर का म्यूजिक बजता है, मैकिंटायर आके यहाँ पे पॉल हेमन को कन्फ्रंट करते हैं जो कि थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल था। ड्रू मैकिंटायर आके क्लेम करते हैं कि जितना भी पॉल तेरे को सक्सेस मिला है ब्लड लाइन के साथ वो सब मेरी वजह से है। तो पॉल हेमन सोचते हैं कि आखिर ये क्या बोल रहा है भाई। तो वो कहते हैं कि तू थोड़ा कंफ्यूज है, मैं तेरे को समझा देता हूं। क्राउड यहाँ पे चैंट करता है वी डोंट केयर। तो ड्रू मैकिंटायर कहते हैं तुम केयर करोगे, रुको बेटा जरा सब्र करो। वो यहाँ पे समझाना शुरू करते हैं कि किस तरीके से आई एम द डैडी ऑफ द ब्लड लाइन। और पॉल हेमन कहते हैं भाई क्या हो गया इसको आज। वो कहते हैं रोमन रेंज को 2020 की रॉयल रंबल में मैंने एलिमिनेट करा था, मैंने बीस्ट को स्ले किया था रेसलमेनिया में, वो बीस्ट जो तेरा क्लाइंट था। और ऑब्वियसली ये सबसे बड़ा हिंट था आज पूरे शो पे। लोग पागल हो गए, ट्विटर बौखला गया कि रॉयल रंबल में ब्रॉक लेसनर आने वाले हैं, जिसका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, बट स्पेक्यूलेशन कैन बी स्पेक्यूलेशन। जब वो आएंगे उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन बेसिकली वो यहाँ पे कहते हैं पॉल हेमन को कि एक फेवर कर दे मेरे को, सिर्फ अपने बॉय को जाके मैसेज डिलीवर कर दे कि रॉयल रंबल में मैं होऊंगा और मैं स्पेसिफिकली उसको टारगेट करने वाला हूं और उसको मैं बाहर निकालूंगा और उसकी ड्रीम को मैं पूरा होने दूंगा नहीं। तो यहाँ पे पॉल हेमन हंस रहे थे और उसके बाद वो ड्रू मैकिंटायर के फेस में जाके बोलते हैं सीधा कि ठीक है ये मैसेज मैं रोमन रेंज तक पहुंचा दूंगा। लेकिन ड्रू मैकिंटायर कहते हैं रोमन रेंज तो जानता है मैं उसके पीछे आ रहा हूं, मैं तो उसके लिए रॉयल रंबल में आ ही रहा हूं, लेकिन मैं रोमन रेंज की बात नहीं कर रहा था पॉल, आई वाज टॉकिंग अबाउट योर बॉय CM पंक। तो क्लियरली यहाँ पे ना ही सिर्फ ड्रू मैकिंटायर रोमन रेंज के सामने बल्कि CM पंक के सामने भी जा रहे हैं। और जो हिस्ट्री ड्रू मैकिंटायर के साथ ब्रॉक लेसनर की भी रही है रॉयल रंबल में, मे बी अगर वो 0.1% चांस है तो ब्रॉक लेसनर वो इंसान बन सकता है जो आके ड्रू मैकिंटायर को निकालेगा बाहर और ड्रू वर्सेस ब्रॉक दोबारा किया जा सकता है रेसलमेनिया में। सिर्फ इसको एक बहुत बड़ी स्पेक्यूलेशन समझना, कोई ऐसी रिपोर्ट ने हमें बताया है नहीं। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर का मैच हुआ,
सैमी ज़ेन के साथ। और जैसा कि मैंने बोला, सैमी ज़ेन के लिए गाना है ना फिक्र ना शर्म, और यही है सैमी ज़ेन का आज का लिहाज, बिकॉज सैमी ज़ेन 11वीं बार हार चुके हैं ड्रू मैकिंटायर से। भाई भला बंदा कितनी बार एक इंसान से हार सकता है और फिर भी उसको उसके अगेंस्ट एक मैच चाहिए, ये मेरी समझ के पार है। सैमी ज़ेन हैज अगेन लॉस्ट टू ड्रू मैकिंटायर। एक बहुत अच्छा इन दोनों ने मैच दिया। अर्ली इन द मैच सैमी की नाक से खून आना स्टार्ट हो गया था, तो कोई छोटी मोटी उनको इंजरी यहाँ पे डेफिनेटली हुई, लेकिन ड्रू मैकिंटायर जैसे इस मैच को जीतते हैं उसके बाद वो अपना अटैक कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे सैमी ज़ेन के ऊपर। और सैमी ज़ेन को अटैक करने के टाइम कोडी रोड्स आ जाते हैं बाहर, फिर केविन ओवेंस आ जाते हैं बाहर, और गलती से यहाँ पे जब ड्रू मैकिंटायर कोडी को कॉर्नर में अटैक कर रहे थे, सैमी हेलुवा किक के लिए आते हैं, और अब गलती से वो उनकी जो हेलुवा किक है वो लग जाती है यहाँ पे कोडी रोड्स के ऊपर। तो सैमी ज़ेन की शक्ल देखने वाली थी, सैमी ज़ेन को यकीन नहीं हो रहा था, मन ही मन में वो सॉरी बोल रहे थे, लेकिन साइड में केविन ओवेंस आके खड़े होते हैं और वो तो बहुत खुश फील हो रहे थे। वो टैप करते हैं यहाँ पे सैमी ज़ेन के ऊपर और चले जाते हैं, और उन्होंने टी शर्ट भी पहनी हुई थी सैमी ज़ेन फॉरएवर की। तो कहीं ना कहीं सैमी के दिमाग में उनको पता है गलती से हो रहा है, पहले सेथ रॉलिंस को हेलुवा किक लग गई गलती से, अब कोडी को लग गई गलती से, लेकिन सेथ भी बोल देते हैं यहाँ पे सैमी को, भाई गलती एक बार होती है, अगर दूसरी बार हुई तो उसको मैं गलती नहीं मानूंगा। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि WWE एक ऐसे टेंजेंट पे जा रही है जहां सैमी ज़ेन शायद कहीं ना कहीं अब हील टर्न भी कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग रहेगा ये देखना जिस तरीके से इसको बिल्ड करा गया। तो कोडी रोड्स पस्त होने के बाद उठते हैं यहाँ पे, और एक फाइनल सेगमेंट की तरफ हम चले जाते हैं मंडे नाइट रॉ की आज जो देखने को मिली, जो फिर से एक अनएक्सपेक्टेड सेगमेंट थी। और ऐसी सेगमेंट मुझे फील हुआ कि ये क्या लाइव एयर हो भी रही है या फिर नहीं, लेकिन कोडी रोड्स होते हैं रिंग के अंदर और वो बोलते हैं, ऊपर उनके दोनों टाइटल्स ये लटके हुए हैं कि भाई कैसे WWE चैंपियन बनना, तुम्हारे कंधे पे वो चैंपियनशिप होने से बहुत ज्यादा है। वो माइंडसेट की बात है, वो काम की बात है कि कितनी कोई मेहनत कर रहा है। कोडी रोड्स के होश उड़ पड़े थे यहाँ पे पूरे तरीके से, और सीएम पंक यहाँ पे उनको आके कन्फ्रंट करते हैं। सीएम पंक कहते हैं, कोडी मैं तेरे को अपना दोस्त मानता हूँ, तेरे लिए वरी करता हूँ, इसलिए मैं बाहर आ रहा हूँ और इसीलिए मैं तेरे से पूछना चाहता हूँ क्या तू ठीक है। तो कोडी रोड्स बेसिकली यहाँ पे सीएम पंक से एडवाइस मांगते हैं, प्रेडिक्शन मांगते हैं कि भाई एक चल क्या रहा है आखिर मेरे साथ, तू बता मुझे। तो सीएम पंक कहते हैं कि मैं समझ सकता हूं कि तू चैंपियन है, मेरी भी एक टाइम पे हिस्टोरिक 434 डेज की रेन थी, लेकिन 300 दिन के आसपास मुझे भी फील होने लगा था कि चीजें पहली जैसी है नहीं, मैं अपने दोस्त खोने लगा था। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि तुम कितने भी अच्छे चैंपियन बन जाओ, कितनी भी तुम मेहनत कर लो, तुम सुपरमैन नहीं बन पाओगे कभी भी जिंदगी के अंदर। तो ये चीज वो बोलते हैं। और उसके बाद कोडी रोड्स कहते हैं, भाई सीएम पंक लास्ट टाइम रॉयल रंबल से पहले तूने मेरे लिए एक प्रेडिक्शन करी थी, इस बार भी तू मेरे लिए चल एक प्रेडिक्शन कर। और ये बहुत ही फनी था कि कौन ऐसे पूछता है भाई, लेकिन कोडी इज कोडी। तो सीएम पंक यहाँ पे बात करते हैं किस तरीके से कोडी रोड्स जब अपनी फैमिली के साथ सारा टाइम नहीं बिता पाएंगे, कोडी रोड्स अपनी डॉटर के साथ नहीं रह पाएंगे ज्यादा, कोडी रोड्स को ज्यादा नींद नहीं आएगी बिकॉज वो मोस्ट ऑफ द टाइम केविन ओवेंस के बारे में सोचते रहेंगे। और जब फाइनली वो केविन ओवेंस से डन हो जाएंगे तो कोई बंदा रॉयल रंबल जीतेगा और उनके पीछे दोबारा आ जाएगा, बिकॉज कोडी रोड्स के पास WWE चैंपियनशिप है और उस सुपरस्टार को जो है वो WWE चैंपियनशिप चाहिए होगी, बिकॉज वो टारगेट कर रहा है कोडी रोड्स को। और वो कहते हैं कि कोडी ये सब जो मैं बातें तेरे लिए प्रिडिक्ट कर रहा हूं ये तो इनफैक्ट गुड न्यूज है। तो कोडी रोड्स कहते हैं, अच्छा ये गुड न्यूज है तो बैड न्यूज क्या है, चल तू ये बता दे बैड न्यूज क्या है। सीएम पंक कहते हैं, बैड न्यूज ये है कि वो जो बंदा रॉयल रंबल जीत के तुझे टारगेट करेगा वो मैं हूं। और ये बात मैं तेरे को पहले इसलिए बता रहा हूं बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको तू दोस्त बोलता था, जिन्होंने तेरे को बैक स्टैप करा है। मैं तेरा दोस्त हूं, मैं तेरे मुंह पर बोलता हूं और मैं तेरे को आगे से स्टैप करूंगा, बिकॉज अगर वो चैंपियनशिप तेरे पास है तो वो चैंपियनशिप डेफिनेटली मुझे भी चाहिए। तो कोडी रोड्स यहाँ पे हंसना स्टार्ट कर देते हैं और वो बात करते हैं कि किस तरीके से जब सीएम पंक एक टाइम पे WWE में पॉपुलर हुए थे और कोडी रोड्स भी डेवलपमेंटल से अपना रास्ता मेन रोस्टर पर बना रहे थे, तो हर कोई बंदा सीएम पंक को चेज कर रहा था, हर कोई सीएम पंक जैसा बनना चाहता था। लेकिन इतने सालों बाद जो करियर्स इनके रहे हैं, करंट सिचुएशन के अंदर ये बात ट्रू नहीं है, बिकॉज अब कोडी रोड्स चैंपियन है और सीएम पंक कोडी रोड्स को चेज कर रहा है। वो क्लियरली यहाँ पे बात करते हैं कि किस तरीके से वो चाहते हैं कि सीएम पंक जाके रॉयल रंबल जीते, ताकि जब सीएम पंक उनके सामने आके खड़ा हो तो कोडी रोड्स भी उनको ये बात बता सकें कि अब तक जो उनको लगता था बेस्ट इन द वर्ल्ड है, अब वो बेस्ट इन द वर्ल्ड रहा नहीं है। तो ये बहुत अच्छा एक्सचेंज जरूर था इन दोनों के बीच में। तो आज की मंडे नाइट ड्रॉ में यही दिखाया गया बेसिकली कि दोनों वर्ल्ड चैंपियंस को कोई भी चैलेंज कर
सकता है। ऐसा नहीं है कि एक ही चैंपियन की तरफ कोई जाएगा अगर वो जीतता है। तो दोनों चैंपियंस को स्ट्रांग दिखाया गया, दोनों की वैल्यू मेंटेन करके रखी गई और अब रॉयल रंबल के बाद ही पता लगेगा कि एक्चुअली में दोनों में से किसका चैलेंजर रेसलमेनिया के लिए इस मेंस रॉयल रंबल मैच से निकल के आ रहा है। ओवरऑल बहुत ही अच्छी मंडे नाइट ड्रॉ थी, काफी कमाल की मोमेंट्स देखने को मिली। ये था आपका रिव्यू, थोड़ा लंबा ही रखा मैंने आज रिव्यू भी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।